हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल एंड आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का अपना चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का मतलब होता है आपका जो भी हमारे खाद्यान्न के पदार्थ हैं उनमें हम बदलाव कैसे करेंगे या फिर उनको सुधारेंगे कैसे। अब जैसे आपकी क्या है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, आपको पता है उसमें क्या होते हैं, कितने सारे लोग रहते हैं, बिलियंस की मात्रा में लोग रहते हैं। अब उन्हें सभी को क्या चाहिए होता है, खाना भी चाहिए, मतलब अनाज चाहिए, जीने के लिए क्या चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। अब उनकी पूरा करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो हम खेती करते हैं, अब हमें पता है कि हमें 2 तरीक़ों से ही हमें अनाज उपलब्ध होता है, या फिर जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, या तो फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, या तो फार्मिंग करनी पड़ेगी, हमें खेती करनी पड़ेगी, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं को पालना पड़ेगा। क्या करने के लिए, उनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है नीड फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अब ये ज़रूरत हमें पड़ी ही क्यों, कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगानी है या खाद्यान्न पदार्थों में हमें सुधार करना है। अब हमारे पास इतना लैंड तो बचा नहीं है कि हम क्या कर सके कि ज़्यादा फसलें बो सके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास लैंड है उसी में क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किस्म के बीज डालने पड़ेंगे। वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हम एक तो एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे इसके अंदर इस चैप्टर के, और एक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फार्मिंग में हम क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से सीजन्स के अकॉर्डिंग कौन सी फसल बोनी चाहिए। आवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, वी विल नीड मोर ग्रेन। जैसे कि हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज चाहिएगा। क्या करने के लिए, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सो इंक्रीज़ द एरिया ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन इज़ लिमिटेड। अब हमारे पास ज़्यादातर खेती के लिए भूमि तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हमारे पास भूमि है उसी में क्या करनी पड़ेगी, अच्छी किस्म की फसल को उगाना पड़ेगा। इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी पैदावार को, जो हम पैदावार कर रहे हैं अपने जो फसलों को, या फिर जैसे भी हम टाइप की फसल अपनी ले रहे हैं, उनकी क्या करना पड़ेगा, पैदावार को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उनकी किस्म को बढ़ाना पड़ेगा कि अच्छी क्वालिटी के मिल सके। और लाइफ स्टॉक का मतलब होता है आपके एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के खाने पीने पे ध्यान करना पड़ेगा, कैसी टेम्परेचर कंडीशंस में वो रह पाते हैं उसका ध्यान करना पड़ेगा हमें। इसके बाद आ जाते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, यानी कि अब हम कैसे का अपनी फसल की पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब जैसी अलग फसल होगी उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, वैसी हमें फसल वो मिलेगी, मतलब पैदावार मिलेगी। फर्स्ट आपके कीरियल्स, कीरियल्स के अंदर आ जाते हैं आपके जैसे धान वाली जो, मतलब ऐसे टाइप वाली जो फसलें होती हैं उनको, जैसे कि आपके चावल की फसल होगी, गेहूँ की होगी, या फिर मक्का की होगी, बाजरे की होगी, सरगम की होगी, यानी कि आपके जो ये क्या करती है, सारी जो भी ये फसलें हैं ये क्या करती है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे सेकंड हो गया आपकी पल्सेस, यानी कि दालों की हैं, ग्राम चने की आगे, बीन्स के आगे, बीज हो गए आपके, पीस मटर होगी, लेंटिल्स आपकी क्या हो सकती है, दालें हो सकती है, जो कि हमें क्या करती है, प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं। जो ये दालें होती है हम क्या करती है, नाइट्रोजन को भी फिक्स करके रखती है, ठीक है। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दालों के पौधे होते हैं, वो आपके क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। ऑयल सीड्स लाइक सीसम, यानी कि अब जैसे हमारी ऑयल वाली फसलें भी होती हैं, यानी कि जिससे हम क्या करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपकी शीशम होगी, शीशम का तेल जिससे हम प्राप्त करते हैं। कैस्टर हो ऑयल हो गया, लिंसीड हो गया, अलसी का तेल हो गया। कैस्टर यानी कि अरंडी का तेल हो गया, या फिर सनफ्लावर यानी कि सरसों का तेल हो गया, जो कि हमें सारे क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको फैट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी हमारी कुछ और फसलें हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं वेजिटेबल है, स्पाइसेस है, और फ्रूट्स है, यानी कि जैसे आपके अब क्या करते हैं, आपकी सब्जियां होगी, मसाले हो गए, और आपके फल हो गए, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। ये सारे हमें विटामिन ए है, बी है, सी, डी, ई, के, जो ये विटामिन्स होते हैं ये सारी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आपके क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। जैसे आपकी आई साइट के लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है, विटामिन के से आपके क्या करते हैं, हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे विटामिन्स हैं, जो हम अगर इन चीज़ों को कर लेते हैं तो क्या करेंगे, हमें विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे। ये हमें यही नहीं प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स भी देते हैं। जैसे आपका सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है प्रोटीन्स का, आपका दालें होती हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट और फैट मेनली आपको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है आपके शरीर को।
फोडर क्रॉप्स का मतलब होता है आपकी, फोडर का मतलब होता है जो आपकी चारा वाली हैं, यानी कि जो पशुओं को हम खिलाते हैं। लाइक बरसम है, ओट्स हैं, आर ग्रोन एज फूड फॉर लाइफ स्टॉक, यानी कि ये सारी चीज़ें बोई जाती है किसके लिए, ताकि हम अपने एनिमल्स को खिला सकें और एनिमल से अच्छा दूध प्राप्त कर सके, या फिर जो भी और चीज़ें वो हमें दे सकते हैं वो दे सके, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये एनिमल हस्बेंड्री के आपके अंदर आएंगे। नेक्स्ट आपकी आ जाती है डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट कंडीशन, टेम्परेचर एंड सनलाइट। अब आपको पता है कि हर एक फसल के लिए क्या चाहिए होता है, अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। कोई ज़्यादा तापमान में होएगी, कोई आपके कम तापमान में होएगी, सबके लिए अलग अलग क्या होगी, किसी को ज़्यादा सूर्य की रोशनी चाहिए, किसी को कम चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सीजन्स होते हैं भारत के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि क्रॉप्स आपकी टू टाइप्स की मानते हैं, खरीफ और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स तो आपकी वो होती है, खरीफ क्रॉप्स आर क्रॉप विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन जून टू अक्टूबर। यानी कि जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं आपकी ऐसी फसलें होती हैं जिनको आप क्या करते हैं, जब बोई जाती है रेनी सीजन के अंदर, यानी कि जब आपका क्या होता है, बरसात का मौसम आता है, तब हम इन फसलों को बोते हैं जून टू अक्टूबर। यानी कि बेसिकली जो इंडिया के अंदर ये टाइम होता है आपको जून से लेकर अक्टूबर तक का होता है। एग्जाम्पल है जैसे पैडी आपकी धान की, धान मतलब आपका चावल होता है, मेज़ मक्का है, कॉटन आपकी रुई की फसल है, सोयाबीन आपको पता ही है। ये सारी ऐसी फसलें हैं जो क्या करेंगे, हम रेनी सीज़न के अंदर बोएंगे। नेक्स्ट आपकी आ जाती है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो फसलें होती है जो आपकी किस में, विंटर सीजन में, यानी कि आपके सर्दियों के मौसम में बोई जाती है, नवंबर टू अप्रैल, जो कि हमारे इंडिया के अंदर क्या कब से कब होता है आपकी ठंड, नवंबर से लेके अप्रैल तक। जैसे एग्जांपल है आपके गेहूं है, चने हैं, या फिर मटर है, मस्टर्ड आपकी सरसों हो गई, लिनसीड आपकी अलसी हो गई। ये सारी ऐसी फसलें हैं जिन्हें आप क्या करते हैं, विंटर सीजन में बोई जाती है। अगर ऐसा भी हो जाता है, अब जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल है, अगर हमने क्या कर दी, खरीफ सीज़न में बो दी, तो क्या होगा। अब आपको पता है जो खरीफ का जो वीट है, गेहूं है, उसको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। बट खरीफ क्रॉप्स में तो, अब खरीफ क्रॉप आपको पता है रेनी सीजन में बोई जाती है, अगर इनको ज़्यादा पानी मिल जाए तो क्या हो जाएगी, गेहूं की फसल आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए इनके जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं या फिर सनलाइट के अकॉर्डिंग इनको इसलिए क्या करा गया, दो भागों में डिवाइड किया गया। इसलिए हम रबी क्रॉप्स को क्या करते हैं, केवल विंटर सीजन में बो सकते हैं, और खरीफ सीजन को आप क्या करेंगे, रेनी सीजन में बोएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। अब आपको पता है इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम जो अपनी फसल हम जितनी भी बो रहे हैं उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पैदावार कैसे करेंगे, जिससे कि हम जो हमारी बढ़ी हुई जनसंख्या है उसकी ज़रूरतों को क्या कर सके, आप पूरा कर सके। यील्ड का मतलब होता है पैदावार को बढ़ाना। फर्स्ट आपका इसमें आ जाता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो फसल की हमने किस्म बोई है उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, अब जो हमारी फसल हो चुकी है उसको उसमें सुधार कैसे करेंगे हम। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, अब यानी कि फसलों को बचाना भी पड़ेगा हमें अगर उनमें इंसेक्ट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, अब जो फसलें आपने बोई थी अब उसमें इंसेक्ट्स वगैरह ना खा जाए या वेड्स ना उग जाए, उन चीज़ों से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब हम तीनों को डिटेल स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट आपका आ जाता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। अब जो आपने फसलों की किस्म बोई है अब उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, यानी कि उसमें सुधार कैसे करेंगे। इट इज़ डन बाय सेलेक्टिंग गुड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स। अब ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, गुड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स का मतलब है आपकी क्या करेंगे, अच्छी फसल को देखेंगे कि भाई कौन से बीज अच्छे से हुए हैं आपके, कौन से अच्छे से नहीं हुए हैं, और अच्छी फसल कैसे लेंगे हम। इसके लिए एक आपके इसमें प्रोसेस आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इसमें क्या करेंगे, एक जैसे जो पौधे हैं या फिर जो अलग है, जेनेटिकली डिसिमिलर है, यानी कि एक मेल पार्ट है एक फीमेल पार्ट है, उनके जब हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे यानी कि क्रॉसिंग कराएंगे तो किस तरीके की हमारी फसल होगी। इट इज़ क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट टू ऑब्टेन क्रॉप हैविंग यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डिसीज रेजिस्टेंस, गुड क्वालिटी एंड हाई यील्ड्स। इसका कहने का मतलब क्या है, अब मान लीजिए एक ये पौधा है, एक ये पौधा है, ठीक है। अब क्या करता है हाइब्रिडाइजेशन हम कराते कैसे, अब मान लीजिए इसका मेल पार्ट और इसका फीमेल पार्ट, जब हम क्या करते हैं दोनों को लेते हैं, यानी कि दोनों की हमने क्या करवाई, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग करवाते हैं, तो क्या होती है अब जो हमें बीज मिलेगा ना इन दोनों की जो फर्टिलाइजेशन से एक तरीके से या फिर हाइब्रिडाइजेशन से जो हमें बीज मिलेगा ना वो क्या कर सकेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल को दे सकेगा। जब दोनों का मेल फीमेल पार्ट का हम दोनों का पार्ट लेंगे और उनकी हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो क्या होगी आपकी
जो ये जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट कह रहा है, यही कह रहा है कि एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा। उनके जब आप क्या करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, तो हमें अच्छी फसल मिलेगी, यानी कि अच्छी किस्म का बीज मिलेगा, जो कि हमें क्या करेगा, ज़्यादा अच्छी पैदावार देगा फसलों के अंदर। ठीक है, लाइक डिसीज़ रेजिस्टेंस होंगी, जैसे कि आपके क्या होंगे, उन्हें अब कीट पतंगों से दूर होंगे, कीड़े मकोड़े नहीं खा पाएंगे, यानी कि अच्छी फसल है, गुड क्वालिटी की होगी, अच्छी किस्म की होगी, और हाई यील्ड्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने वाली होगी। अब जो ये हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं हम, ये भी 3 तरीके से होते हैं, इंटरवेराइशल, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक। इंटरवेराइटल का मतलब होता है बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़। अब जैसे आपने दोनों पौधे लिए हुए हैं, दोनों अलग अलग टाइप के पौधे लिए हुए हैं, जैसे अलग अलग मतलब फसल के पौधे हैं, उनके अंदर जब आप हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो क्या होगी, वो इंटरवेराइशल होगी, वैरायटी डिफरेंट होगी, और उनके बीच में इंटर यानी कि उनके बीच में। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस, यानी कि सेम जीनस का मतलब है आपके सेम जेनेटिक होगा, या तो मेल मेल पार्ट होगा दोनों में, या फिर फीमेल फीमेल पार्ट होगा, उनके बीच जब आप हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक। और इंटरजेनरिक का मतलब होता है बिटवीन डिफरेंट जेनेरा। जेनेरा का मतलब है एक तो आपकी पुरानी फसल है, मतलब पुरानी जनरेशन के, एक आपकी नई जनरेशन के, उन दोनों के बीच में जब आप हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो क्या बनेगी, वो इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन आपकी कहलाएगी। अब जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है, इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, फसल को बढ़ा सकते हैं, अपनी जो फसल हमारी उगी है। फर्स्ट आपका आ जाता है हाइयर यील्ड। हाइयर यील्ड का मतलब होता है अब ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने के लिए, अब हमारे जैसे मान लीजिए 1 एकड़ का हमारा खेत है, ठीक है, 1 एकड़ के खेत में हम क्या करेंगे, ऐसी मतलब किस्म के बीज डालेंगे, ऐसी क्वालिटी के सीड्स डालेंगे कि जिससे हमें क्या मिले, उस 1 एकड़ में इतनी ज़्यादा फसलें मिल सके जितनी कि हम 2 एकड़ में बोना चाहते थे, मतलब उसकी क्वालिटी क्या हो, आपकी बेटर हो। ठीक है, हाइयर यील्ड यानी कि आपकी यील्ड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार। सेकेंड आपका आ जाता है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है आपके बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी डिसीज़ हैं, या फिर उनको अब जैसे फसल है, फसल में क्या लग गई आपकी, कुछ ना कुछ बीमारियां होगी, या फिर कीड़े मकोड़ों ने खा ली, वो चीज़ कौन से होंगे, बायोटिक फैक्टर्स या फिर बायोटिक रेजिस्टेंस। और एबायोटिक फैक्टर्स कैसे होंगे, जैसे कि आपकी बाढ़ आ गई, या फिर पानी ज़्यादा बरस गया, या फिर धुंध पड़ गई, ठंड ज़्यादा होगी, या फिर गर्मी ज़्यादा होगी, इन सारी चीज़ों से आप क्या करेंगे, बचाव करेंगे उनका, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स से। तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार को अपनी बढ़ा सकते हैं। थर्ड आपका आ जाता है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब होता है आपका, हम क्या करेंगे, ऐसी फसल बोएंगे कि जो क्या कर दे, जल्दी से जल्दी हो जाए, यानी कि अब जैसे एक तो फसल हो रही है आपकी 4 महीने में, एक हो रही है आपकी 1 साल में, हम क्या करेंगे, 3-4 महीने में जो फसल हो जाती है उसको बोएंगे, कि ताकि हम क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सके। 4 महीनों में हमने काट के अलग कर दी एक फसल, फिर हमने दोबारा से बो दी, तो उससे हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिलेगी। फोर्थ आपका मिलेगी वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है आपका, एक तरीके की फसल हमने बो दी, ठीक है, एक फसल तो ऐसी है भाई ज़्यादा ठंड में हो सकती है, और एक फसल ऐसी है आपकी ज़्यादा ठंड में नहीं हो सकती, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उनको स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज का मतलब है इन्वायरमेंटल कंडीशंस को हम देखेंगे कि भाई कौन सी गर्मी में हो जाती है और कौन सी आपकी ठंड में हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करेंगे, उस स्थान पे बोएंगे। फिफ्थ आप क्या जाते हैं, डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है अब उनकी टॉलनेस और ड्वार्फनेस। टॉलनेस का मतलब होता है अब कौन से पौधे भाई ज़्यादा ऊंचाई पे जा रहे हैं, कौन से छोटे पौधे पे जल्दी हमें मतलब खाने का सामान मिल रहा है। अब जैसे टमाटर का पौधा होता है, आपको छोटे से पेड़ पे ही आपको क्या लग जाते हैं, जल्दी टमाटर लग जाते हैं, बजाय कि अब जैसे मान लो कोई दूसरा पौधे ले लिया, उसमें क्या करेंगे, जब ज़्यादा लंबा होगा तब आपके पौधे लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसी वैरायटी की फसलें लेते हैं जिनसे हमें क्या मिल सके, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पैदावार मिल सके। सेकंड आपका है मेन पार्ट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब जो आपने फसल बोई है उसको मैनेज कैसे करेंगे, यानी कि उसका रख रखाव कैसे करेंगे, या फिर उसमें कैसे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, कैसे हम सिंचाई करेंगे, वो 3 तरीके हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी कि अब जो पोषक तत्व हैं उनके अंदर कैसे मैनेजमेंट करेंगे। इरिगेशन यानी कि पौधों को पानी देने की प्रक्रिया को इरिगेशन बोलते हैं। क्रॉपिंग मैनेजमेंट यानी कि अब क्रॉप पैटर्न से होते हैं हमारी फसलों को अदल बदल के बोना, जिसमें हम मिक्स क्रॉपिंग पढ़ेंगे, इंटर क्रॉपिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका आ जाता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का मतलब होता है आपकी कैसे हम जो पोषक तत्व हैं हमारे पास
उनको रख रखाव करेंगे, एयर वाटर एंड सॉइल। अब हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं, या तो हवा से, पानी से, या फिर मिट्टी से। हमारे पास टोटल होता है आपके 16 न्यूट्रिएंट, जिनमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें मतलब ये प्लांट्स को दिए जाते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है जो पौधों को चाहिए होते हैं ज़्यादा मात्रा में, लार्ज क्वांटिटीज़ में, वो होते हैं आपके 6: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 6 जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं ये मैक्रो होते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटीज़ में जो हम पौधों को देंगे, और माइक्रो होता है जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में, जैसे आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये सारे क्या हैं, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी कम मात्रा में पौधों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है फर्टिलाइज़र और मैन्योर। फर्टिलाइज़र, अब आपको पता है कि कुछ ना कुछ हमें क्या करने पड़ेंगे, उर्वरक भी डालने पड़ेंगे या फिर खाद भी डालनी पड़ेगी उन पौधों के अंदर। वो कैसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, वो चीज़ को हम देखते हैं। फर्टिलाइज़र और मैन्योर का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है आपका उर्वरक जो आपके केमिकल से मिलके बने होते हैं। इज़ एन इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट का मतलब है जो कि आपके केमिकल युक्त है, यानी कि केमिकल से मिलके बना हुआ है। बट जो ये मैन्योर है, आपकी खाद है, वो किससे बनती है, सड़ने गलने से। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सड़ना गलना। बाय कैटल डंग, यानी कि गाय के गोबर से या फिर भैंस के गोबर से। ह्यूमन वेस्ट, यानी कि अब जैसे आप क्या करते हैं, लोग मर जाते हैं उनको दबा देते हैं, उनसे क्या बन जाते हैं, वो एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट से बन रहे हैं। एंड प्लांट रेसिड्यू, जो पौधों के अवशेष, अब जैसे पौधे मुरझा के गिर चुके हैं, वो क्या बन जाते हैं, वो एक खाद का काम करते हैं। ये सारी कैसे प्रोडक्ट आपके नेचुरल तरीके से बन। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेकंड, प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइज़र है, अब आपको पता है उर्वरक है, केमिकल्स हैं, वो आपके नेचुरल तरीके से तो बन नहीं सकते, वो आपके कहाँ बनेंगे, आपके फैक्ट्रीज़ में। और ये मैन्योर कहाँ बनेगी, आपकी फील्ड्स में। थर्ड आपका आ जाता है फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस इन द सॉइल। अब ये क्या करता है, ह्यूमस का मतलब होता है आपकी नमी, यानी कि एक तरीके से जो मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, ह्यूमस है, यानी कि एक तरीके से उर्वरक इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मतलब ये क्या करेगा, कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करेगा, और ये लॉट ऑफ ह्यूमस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नमी प्रदान करेगा। रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइज़र की एक खास बात ये होती है कि ये इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, बट मैन्योर के अंदर ये क्या होते हैं, कम होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब हमारे पास जो ये खाद होती है, दो टाइप की खाद होती है, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। ये क्या कहते हैं, एक कंपोस्ट क्या होती है आपकी, कंपोस्ट आर दोज इन विच वेस्ट मटेरियल लाइक काउ डंग, डोमेस्टिक सैवेज वेस्टेड डीकम्पोज इन अ पिट। यानी कि कंपोस्ट आपकी क्या होती है, एक नेचुरल तरीके से खाद होती है जो कि आपकी काऊ डंग से, यानी कि गाय के गोबर से, या फिर डोमेस्टिक जो आपके घरेलू कूड़ा निकलता है, जैसे आपका टमाटर के छिलके हो गए या फिर प्याज के छिलके हो गए, वो चीज़। सैवेज वेस्ट, यानी कि आपका जो भी हम घरों से निकलने वाले वेस्ट है, इस डिकम्पोज इन अ पिट, यानी कि इनको बड़े बड़े पिट्स का मतलब होता है आपके, जैसे जिसमें हम सामान रखते हैं वो चीज़ होती है, उनमें डाल देते हैं और उससे क्या बन जाती है, खाद बन जाती है। कंपोस्ट का मतलब आपके जो नेचुरल तरीके से। और वर्मी कंपोस्ट आपके होते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अर्थवर्म। अर्थवर्म का मतलब होता है आपके जो केचुए होते हैं, वो क्या करते हैं, अब हमारी जो ये केचुए होते हैं ये भी आपके फार्मर के फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपकी मिट्टी को क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को आपके बढ़ा देते हैं, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को क्या कर देते हैं, केचुए बढ़ा देते हैं। किसकी मदद से, प्लांट और एनिमल रिफ्यूज़, जो कि आपके पौधे और जानवर हैं जो आपके रिफ्यूज़ निकालते हैं, यानी कि गंदगी वगैरह निकालते हैं, उनकी मदद से, उनको यूज़ करके ये क्या कर देते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को आपकी बढ़ा देते हैं। एक आपकी आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जिसमें हम किसी भी तरीके के केमिकल्स का या फिर फर्टिलाइज़र का, जैसे उर्वरकों का, हर्बिसाइड्स का, मतलब जैसे कि आपके केमिकल्स के अंदर ही आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यानी कि कीट पतंगों का, उर्वरकों का, या फिर आप केमिकल्स का, रासायनिक शास्त्रों का प्रयोग नहीं करते। क्या करने के लिए, खेती को करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से खेती करते हैं। सेकेंड प्रोसेस आपका आ जाता है इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई। द प्रोसेस ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड इरीगेशन, यानी कि पौधे को, अब जैसे आपने जो फसल बो रखी है उसको नियमित तौर पर पानी देने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, इरीगेशन। इरीगेशन है आपके कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है। अब हमारे इसमें क्या दिए गए, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम है। पहला आपके कैसे हैं, वेल्स हैं, यानी कि कुएँ। दो टाइप के आपके कुएँ होते हैं, डग वेल और ट्यूब वेल। डग वेल का मतलब होता है जिसमें पानी हम कलेक्ट कहाँ से करते हैं, वाटर बियरिंग स्टेन, यानी कि एक तरीके से एक जगह होती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, पानी सारा आता है, यानी कि एक जगह पे वाटर स्टोर हुआ रहता है। ट्यूब वेल का मतलब होता है
डीपर स्ट्राटा। अब आपको पता है जैसे ट्यूबवेल्स होता है, पानी कहाँ से आ रहा है, नीचे बिल्कुल ज़मीन से, यानी कि आपका एक डीपर स्ट्राटा से। स्ट्राटा का मतलब है एक स्थान या फिर एक जगह से। कैनाल्स है, कैनाल्स का मतलब होता है आपके जैसे बांध वगैरह से आ रहे हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम है, रिवर लिफ्ट आपने देखा होगा, चेन या मोट पुली सिस्टम हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। टैंक्स से पानी हम क्या कर सकते हैं, फसलों को दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स का मतलब होता है हम फसलों को अदल बदल के कैसे बो सकते हैं, या फिर उनके तरीक़ों में बदलाव करके हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा फसलों की पैदावार कर सकते हैं। वो 3 तरीके हैं मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, एक ही जगह पे, अब जैसे हमने मान लिया वीट की फसल बोई है, वहीं पे हमने दूसरी फसल भी बो दी, उससे क्या करेगी, दोनों के न्यूट्रिएंट्स आपस में मिलेंगे। सेकंड इंटरक्रॉपिंग है, थर्ड क्रॉप रोटेशन है। अब हम तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। पहले आपके आ जाती है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही जगह पे 2 फसलें हम बोएंगे। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन सेम फील्ड। अब जैसे मान लीजिए एक खेत है, उसमें हमने क्या करा, 2 फसलों को एक साथ बोझे। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है आपका एक साथ, एक ही फील्ड के अंदर, एक ही जगह पे। जैसे एग्जांपल आपने गेहूं और चने की फसल ले ली, आपने क्या करा, वहीं पे गेहूं की लगा दी, वहीं पे चने की लगा दी। इससे क्या होगा, जो दोनों के न्यूट्रिएंट्स है आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, और फसल की पैदावार हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वीट प्लस मस्टर्ड है गेहूं की, और आप सरसों की फसल एक जगह लगा सकते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगी, क्रॉप यील्ड ज़्यादा मिलेगी, यानी कि फसलों की पैदावार आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिससे हमारी क्या होगी, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी पूर्ति हो सकेगी खाने की। सेकेंड आप क्या जाते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है आपका ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन सेम फील्ड इन अल्टरनेट रॉस। अब जैसे इसमें तो आप क्या कर रहे हैं, सारे में भाई दोनों फसलें साथ साथ बो रखी है। अब इसमें क्या करेंगे, एक रो में तो आपने, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं मेज़ और सोयाबीन का, एक रो में तो आपने क्या करी, मेज़ की बो दी, यानी कि मक्की की बो दी, और साइड वाली रो में, यानी कि एक रो पूरी मेज़ की है और ये सेकंड वाली रो आपकी पूरी सोयाबीन की है, ठीक है। ऐसे हम क्या बोलते हैं इसको, इंटरक्रॉपिंग, यानी कि साइड साइड में एक तरीके से एक रो आपकी मेज़ की है, एक आपके सोयाबीन के हो। और मिलेट यानी कि बाजरा प्लस में काउपी, यानी कि ये दोनों फसलों को हम साथ में बो के क्या कर सकते हैं, ज़्यादा यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड आप क्या आ जाती है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है फसलों को अदल बदल के बोना। इज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सेम फील्ड इन सक्सेशन। अब आप क्या करते हैं, आपने क्या करा, जैसे मान लीजिए एक फसल को बो दिया, आप उसके बाद क्या करेंगे, दलहन की पौधे बो देंगे। दलहन का मतलब होता है दालों की फसलें, क्योंकि ये क्या करती है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है उसको सबसे अच्छे से बढ़ाने के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, वो कौन से करते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स, यानी कि जो दालों के पौधे होते हैं। हम उनको क्या कर देते हैं, एक फसल हमने मान लिया वीट की बो दी, उसके बाद हम क्या करते हैं, दालों के पौधे बो देते हैं। फसलों को अदल बदल के बोना, यानी कि एक सीज़न में हमने वीट बो दिया और एक सीज़न में हमने क्या कर दी, दाल के बो दी, जिससे कि उसकी सॉइल फर्टिलिटी क्या करती रहेगी, बनी रहेगी। थर्ड आपका जाता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का मतलब है, अब जैसे क्या करेंगे, अब हमने फसल बोई है, अब उन्हें इंसेक्ट खा सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ और बेकार के पौधे भी वहाँ पे उग सकते हैं, उनको हम कैसे रोकेंगे, बाय वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट, डिसीज, वेड्स। अब ये क्या कहता है, जो ये आपकी क्रॉप प्रोटेक्शन है किससे करनी है हमें, वेड्स से, यानी कि इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इंसेक्ट, पेस्ट, यानी कि जो आपके कीट पतंगे हैं या फिर बीमारियां लग सकती हैं उनमें, पौधों में, जो कि आप सिट्रस टैंकर पढ़ते हैं या फिर मोजाइक वीन ऑफ लीफ भिंडी पढ़ते हैं, ठीक है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट डेट आर ग्रोन अलोंग विद द क्रॉप, यानी कि वेड्स आप उनको बोलते हैं। अब जैसे आपने कई बार देखा होगा, जो ये कीकर वगैरह होती है, या फिर जब हम फसल बोते हैं तो उसके आसपास में कुछ छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं बिना उगाए, ठीक है, उनको आप क्या बोलते हैं, वेड्स बोलते हैं। जेंथियम और पैराथेनियम ये आपके एग्जाम्पल होते हैं वेड्स के। कुछ वेड्स के नाम दिए गए हैं आपको, इंसेक्ट पेट्स, कट रूट, स्टेम, लीफ, सक द सेल्स है फ्रॉम वेरियस प्लांट। जो आपके ये आपके इंसेक्ट होते हैं, यानी कि कीट पतंगे होते हैं, ये क्या करते हैं, जड़ को उखाड़ देते हैं, तनों को खा जाते हैं या फिर पत्तियों को खा जाते हैं, और जो उनमें से रस वगैरह होता है उसको अपना कंप्लीट क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर से। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। अब हमने क्या करी, फसल बोई, अब उसको क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए भी हमें रख रखाव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगी, वो फसल ख़राब हो जाएगी, उसमें इंसेक्ट्स खा जाएंगे उसको, या फिर क्या करेगी, टेम्परेचर कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। ग्रीन्स आर क्लीन, ड्राइड एंड सनलाइट टू रिमूव मॉइस्चर एंड स्टोरेज प्लेस आर फ्यूमिगेटेड टू किल पेस्ट। ये क्या कहता है, अब जैसे मान लिया आपने गेहूं की फसल बोई है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, धूप के अंदर सुखाएंगे
ताकि उनके अंदर जो नमी है वो क्या करी जा सके, कम करी जा सके। और क्या करेंगे, जहाँ पे हम स्टोर करके रखेंगे वहाँ पे ऐसे स्प्रेज वगैरह करेंगे ताकि जो वहाँ इंसेक्ट्स है वो क्या कर सके, मर सके और फसलों को हमारी नुकसान ना पहुँचा सके। सिलोज, ग्रेनरीज, स्टोर ग्रेन। अब आपका जो ये ग्रेन्स को स्टोर करने का काम है, हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, सिलोज, ग्रेनरीज, यानी कि जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, या फिर आपने अपने अनाज मंडीज़ वगैरह देखी होंगी, उनमें आप क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट, अब आपको पता है ये वाले हमने ग्रेन्स वगैरह सारे स्टोर्स वगैरह कर लिए। अब हमारा नया तरीका आता है एनिमल हस्बेंड्री। एक तरीका तो हमने पढ़ा, हम क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे किन किन तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं, वैरायटी को कैसे बढ़ाएंगे। सेकंड तरीका है हमारी जो हम अपने खाने में सुधार किस तरीके से कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का मतलब होता है पालना। अब जैसे पशुओं को पाल के आप क्या करेंगे, उनसे कुछ ना कुछ चीज़ों को पाएंगे। अब जैसे आपने क्या करी है, गाय पाली हुई है, उससे आप दूध प्राप्त करते हैं, ठीक है। द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक इंक्लूड फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिसीज़ कंट्रोल। यानी कि एक तरीके से एक तरीका है साइंटिस्ट द्वारा अपनाया गया, जो आप क्या करते हैं, ये आपके फार्मर्स नहीं करेंगे, ये आपके साइंटिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक, यानी कि जो आप पशुओं को, लाइफ स्टॉक का मतलब एनिमल्स ही होता है, ठीक है। इंक्लूड फीडिंग, उनके खाने पीने का ध्यान रख के, ब्रीडिंग यानी कि उनकी नस्ल को सुधार के, और डिसीज़ कंट्रोल यानी कि उनको बीमारियों से बचा के। एक तरीके से एनिमल्स को पालना है क्या करके, उनकी पैदावार को बढ़ा के, या फिर उनके खाने के तरीक़ों को देख के, और डिसीज़ कंट्रोल यानी कि उनके जैसे उनके बीमारियां ना लगे, उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे, और ताकि हमें और क्या मिलेगी, अच्छे से अच्छी चीज़ हमें खाने के लिए मिलेंगी। एनिमल्स इंक्लूड कैटल, गोट, शिप, पोल्ट्री, फिश। अब इनमें हम एनिमल्स फार्मिंग के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे कैटल है। कैटल का मतलब होता है जैसे आपके जो एनिमल्स होते हैं, जो आपके दूध देने वाले एनिमल है, या फिर लेबर वाले हैं जिनको हम खेत जोतने के वगैरह काम आते हैं। आपकी बकरी है या फिर भेड़ है। पोल्ट्री का मतलब होता है जो आपके फ़िश प्रोडक्शन से, मतलब जैसे आपके मुर्गे वगैरह होते हैं, पोल्ट्री उनको बोलते हैं, मुर्गी पालन एक तरीके से। फ़िश है, फ़िश कैसे हम पता लगाएंगे, फ़िश फार्मिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट आपका हम पढ़ेंगे इसके अंदर कैटल फार्मिंग, यानी कि पशुओं को पालने वाली, अब उससे कैसे हम फार्मिंग कर सकते हैं। फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड फार्म लेबर। अब आपको पता है कि दूध देने के लिए और फार्म लेबर यानी कि खेतों पे काम करने के लिए भी हमें जानवरों की ज़रूरत होती है। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल होते हैं, यानी कि जो दूध प्रोवाइड करती है हमें, वो क्या होते हैं, मिल्क एनिमल। यानी कि आपका आ जाता है कई बार मिल्क एनिमल कौन से होते हैं, जो हमें क्या होती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल, यानी कि जो हमें मिल्क प्रोवाइड करती है। एक आ जाते हैं आपके फॉर लेबर। लेबर के लिए यानी कि आप जैसे आप देखते हैं खेतों को जोतने के लिए हम बैलों का प्रयोग करते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, ड्रॉट एनिमल। फॉरेन ब्रीड्स और लोकल ब्रीड, यानी कि आपकी कुछ नस्ल दी गई है, विदेशी नस्ल और भारतीय नस्ल, यानी कि लोकल जो हम भारतीयों में यूज़ करते हैं। फॉरेन ब्रीड्स आप जर्सी और ब्राउन स्विस। अब आपको पता है जर्सी और ब्राउन स्विस नाम के जो ये आपके ये ब्रीड्स होती है, नस्ल होती है, वो क्या करती है, ज़्यादा लैक्टेशन होता है, यानी कि इनकी दूध देने की कैपेसिटी आपकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि आपको पता है जैसे विदेशी नस्ल की जो गायें होती है आपकी क्या करती है, ज़्यादा दूध देती है आपकी, बजाय कि आपकी लोकल ब्रीड्स के, यानी कि आपके जो भारत में पाई जाती है। लोकल ब्रीड्स में रेड सिंधी और साहिवाल। इनमें क्या करते हैं, जो रेड सिंधी और साहिवाल होती है आपकी, रेजिस्टेंस टू डिसीज़। इनके अंदर जो बीमारी लगने का या बीमारी पनपने का खतरा क्या होता है आपका, बहुत कम होता है। इसलिए हम इनकी क्या करते हैं, इनको पालते हैं और क्या कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पैदावार करेंगे। कैन क्रॉस ब्रीड टू गेट एनिमल्स विद बोथ क्वालिटीज़। हम क्या करेंगे, ब्रीडिंग कराएंगे, जैसा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, दो अलग अलग, एक मेल पार्ट को और एक फीमेल पार्ट को ब्रीड करवा के हम क्या करेंगे, उन दोनों की क्वालिटीज़, उस जो आपका नया मतलब बच्चा उत्पन्न होगा उसमें क्या होगी, दोनों की क्वालिटीज़ आएगी, और हमें क्या मिलेगी, अच्छी से अच्छी पैदावार मिलेगी, अच्छे से अच्छा दूध मिलेगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कैटल शेल्टर इंक्लूड क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड विद स्लोपिंग फ्लोर्स। यानी कि जहाँ पे आप उन जानवरों को रखने वाले हैं वहाँ का हिस्सा क्या होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड यानी कि रख रखाव अच्छा होना चाहिए, विद स्लोपिंग फ्लोर्स यानी कि ऐसा फर्श होना चाहिए जिस पे वो आराम से क्या हो सके, खड़े हो सके। कैटल फीड्स इंक्लूड रफेज, प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिएंट। यानी कि जो उनको हम खाना दे रहे हैं उसके अंदर पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, प्रोटीन, फाइबर्स, रेशेदार होना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी
मिली होनी चाहिए। कैटल डिसीज़ आर कॉज्ड बाय पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरस, स्किन डिसीजेज, यानी कि जो भी आपके पशुओं को बीमारी लगती है वो पैरासाइट्स का मतलब होता है जो कि आपकी मतलब जैसे मच्छर वगैरह है वो बीमारी फैलाते हैं। पैरासाइट मच्छर को एक तरीके से मच्छर आपका आ जाता है। बैक्टीरिया से फैल सकती है, वायरस से फैल सकती है, या फिर उनको अब आपने देखा होगा गायों की बीमारियां हो जाती है। स्टमक इंटेस्टाइन यानी कि पेट खराब हो सकता है। डूइंग वैक्सीनेशन, अब इन सारी बीमारियों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, उनके वैक्सीन्स वगैरह लगाएंगे जिससे कि हम क्या कर सके, उनकी पैदावार को रोक सके, यानी कि उनको मरने से रोक सके और हम अच्छी से अच्छी पैदावार हो सके अपनी फसल की। सेकंड आपके आ जाती है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है आप मुर्गी पालन, एक तरीके से मुर्गी पालन की फार्मिंग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। ये हम क्यों करते हैं, फॉर एग प्रोडक्शन यानी कि आपका अंडों के लिए, और चिकन मीट यानी कि चिकन मीट वगैरह वाली वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिए। एग प्रोडक्शन आपके लेयर्स करते हैं, आप याद रखिएगा एग प्रोडक्शन कौन करता है, आपके लेयर्स, और चिकन मीट आपके कौन करते हैं, ब्रॉयलर्स या फिर मीट। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन वेराइटीज़, अब आप क्या करते हैं, सेम जैसे कि आपकी इंडियन और फॉरेन वेराइटीज़ में आप क्या करवाएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे, एक का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ठीक है। और दोनों में जब ब्रीडिंग करवाएंगे तो जो नया बच्चा बनेगा वो कैसा होगा, मतलब अच्छा होगा, जिससे कि हमें क्या मिलेगी, अच्छी से अच्छी पैदावार मिलेगी और अच्छे से अच्छा दूध मिलेगा, अच्छे से अच्छे अंडे मिलेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, एक मुर्गा तो जैसे हम मान लिया आपने इंडियन ले लिया और जो मुर्गी होगी आपकी फ़ॉरेन ले ली, इन दोनों की आप क्या करवाएंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे। तो जो आपका बच्चा इनका पैदा होगा वो कैसा होगा, अच्छी पैदावार देने वाला होगा, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइजीनिक एंड टेम्परेचर कंडीशन, इनको आप क्या करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर खाना देंगे। हाइजीन का ध्यान रखेंगे ताकि भाई गंदगी वगैरह ना हो इनके आसपास। टेम्परेचर कंडीशन, और इनको किस टेम्परेचर में ये जीवन जी सकती है, रह सकती है, या फिर किस टेम्परेचर में ये मर सकती है, उनका ध्यान रखेंगे। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, और चिक्स का ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लिया ये इंडियन और फॉरेन की ब्रीडिंग करा रहे हैं तो कितने आपके चिक्स दे रहे हैं, जैसे ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं या कम मात्रा में दे रहे हैं, उनका ध्यान रखना है हमें। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि आपकी क्या होनी चाहिए, अब हम इनको पाल रहे हैं तो इनमें क्या आना चाहिए, कम खर्चा आना चाहिए, वो भी देखना है हमें। ब्रॉयलर चिकन फीड विद विटामिन, प्रोटीन एंड फैट, जो ये आपके ब्रॉयलर चिकन होते हैं यानी कि जो विदेशी नस्ल वाले हैं, इनके अंदर क्या होता है, विटामिन, प्रोटीन और फैट की मात्रा क्या होती है आपकी, ज़्यादा होती है। पोल्ट्री फॉल्स आर अफेक्टेड बाय डिसीज कॉज बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट, जो ये आपके मुर्गी पालन हम करते हैं इनके अंदर भी क्या होता है, इनको बीमारियां होने का खतरा रहता है, जैसे कि आपके वायरस है, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट, सेम जैसे वो मच्छर वगैरह है या फिर और कोई कीट पतंगे हैं वो क्या कर सकते हैं, उन्हें इन्फेक्ट कर सकते हैं और उनकी पैदावार को रोक सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर सैनिटेशन, यानी कि उनके जो साफ़ सफाई है उसका भरपूर ध्यान रखेंगे। स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट, उन मच्छरों वगैरह को मारने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्प्रेज वगैरह करेंगे, वैक्सीनेशंस करेंगे, ताकि जिससे हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन वगैरह लगाएंगे और उनकी पैदावार को ख़राब होने से या नष्ट होने से बचा सकेंगे। थर्ड आपका आ जाता है फिश प्रोडक्शन, यानी कि अब मछली पालन को हम बढ़ावा कैसे देंगे, इसको हम पिस्सी कल्चर भी बोलते हैं। पिस का मतलब जैसे फिश से ही आपका उत्पन्न हुआ है, फिशी कल्चर, इसको आप क्या बोलेंगे, यानी कि पिस्सी कल्चर। जब आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो फिश प्रोडक्शन को यानी कि मछलियों के पालने की प्रक्रिया को, स्टडी ऑफ फिश आप क्या बोलते हैं, पिस्सी कल्चर। अब ये हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग का मतलब होता है जैसे हम क्या करते हैं, कुछ मछलियाँ तो हमें क्या होती है, नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक तरीक़ों से मिलती हैं, जैसे हम नेट वगैरह से पकड़ लाए या फिर हम क्या करते हैं समुद्रों से या फिर नदियों से पकड़ लाते हैं, उनको आप क्या कह रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स है वो कैप्चर फिशिंग। कल्चर फिशिंग का मतलब होता है हम क्या करते हैं, मछलियों को पालते हैं, उनके सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और फिर उनसे जो उत्पन्न होते हैं वो चीज़ आपकी, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपकी कल्चर फिशिंग। अब आपको पता है फ़िश के मिलने के तरीके क्या क्या होते हैं, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, इन सारे तरीक़ों को हम क्या बोलते हैं, मैराइन, यानी कि अब आपके मैराइन का मतलब होता है जो समुद्र किनारे या फिर पानी के अंदर पाई जाते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, मैराइन। दो टाइप की आपकी फ़िशरीज़ करते हैं, मैराइन फ़िशरीज़ और इनलैंड फ़िशरीज़। मैराइन फ़िशरीज़ के एग्जांपल हो सकते हैं पॉम्फ्रेट, मैकराल, ट्यूना, सैडेंस, ये आपकी फ़िशेज़ के नाम हैं जो कि आपके मैराइन फ़िशरीज़, मैराइन का मतलब होता है आपके समुद्र के अंदर या फिर पानी के अंदर रहने वाली जो एक तरीके से मछलियाँ। सेकेंड है इनलैंड फ़िशरीज़।
इनलैंड फिशरीज़ का मतलब होता है जो आपके जैसे लैंड पे भी रह सकती है या फिर वाटर में भी रह सकती है, जो कि आपके फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाएंगे, और ये मैराइन वाटर के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर। फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे कैनाल है, पोन्ड्स है, रिवर्स है, इन सारी चीज़ों के अंदर जो पाई जाएंगी वो कौन सी होंगी, इनलैंड फिशरीज, जिसके हम एग्जाम्पल अभी आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है ब्रैकिश रिसोर्सेज वाटर, जो ये है ये इनलैंड फिशरीज़ के अंदर ही आते हैं। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज का मतलब होता है आपके जहाँ पर सी वाटर और फ्रेश वाटर यानी कि जो आपका समुद्र का पानी है और जो साफ़ पानी है वो आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है लेगून्स पे, जैसे आपने एसएसटी के अंदर लेगून पढ़ा होगा जहाँ पर आपके क्या करते हैं, दोनों पानी आपस में क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। कॉम्बिनेशन विद आर राइस क्रॉप फिश आर ग्रोन इन पैडीफिल। अब आप क्या करते हैं, कई बार मछली पालन आप क्या करते हैं, जैसे आपने चावलों की फसल बोई हुई है, अब आप उसमें क्या चाहिए, वहाँ पे पानी होता है, पानी के अंदर ही हम क्या करते हैं, फ़िश प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि मछलियों को भी पाल सकते हैं धान की फसलों के अंदर, ठीक है, उससे भी हमारी मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट आप क्या आ जाती है, कंपोजिट फ़िश कल्चर। कंपोजिट फ़िश कल्चर यानी कि एक मछलियों को पालने का एक तरीका है, हम कैसे करते हैं, मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन तरीके से हम फिश फार्मिंग करते हैं, जो कि इस स्तर पर करी जाती है। इस सारे सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 फिशेज स्पीसीज इज यूज्ड इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। हम क्या करते हैं, एक जैसे हमने मान लिया तालाब ले लिया या फिर नदी ले ली, उसके अंदर हम क्या करेंगे, 5 और 6 मछलियाँ लेंगे अलग अलग प्रजाति की, जैसे कोई विदेशी नस्ल की है, कोई भारतीय नस्ल की है, उन सारों को अंदर क्या कर देंगे, एक फ़िश पॉन्ड के अंदर, एक तालाब के अंदर ला के डाल देंगे। दिस फिश आर सेलेक्टेड सो डैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड एमंग देम हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट। अब ये जो हमने प्रजाति अलग अलग तरीके के प्रजातियों को एक जगह पर पॉन्ड में लाया है, ये इसलिए लाया क्योंकि ये क्या करेंगे, अपने खाने के लिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इन सब का खाने का तरीका क्या है, अलग अलग है। कोई क्या करती है, ऊपर फीडर करेगी, कोई समुद्र के नीचे जाएगी बिल्कुल खाने के लिए, कोई क्या करेगी, बॉटम पे करेगी। जैसे आपकी कैटल आर सरफेस फीडर, यानी कि जो ऊपर बिल्कुल सतह होती है, जैसे पॉन्ड है, आपने तालाब ले रखा है, उसकी जो सतह पे खाना खाती है वो कौन खाती है, कैटल फिशेज। रोहुस इन मिडल जोन ऑफ पॉन्ड, जो आपके बिल्कुल मिडल जोन में यानी कि तालाब के बिल्कुल बीच में खाना खाती है वो कौन है, रोहूज। और थर्ड आपके मृगाल्स एंड कॉमन कार्प्स आर बॉटम फीडर, यानी कि बॉटम का मतलब होता है बिल्कुल तलहटी पे, जो पॉन्ड्स के बिल्कुल तलहटी पे जाके खाना खाएंगे वो कौन है, मृगाल्स और कॉमन कार्प। लेकिन इन सारे का एक डिसएडवांटेज है अगर हम इस सिस्टम को करते हैं, कौन सा, कंपोजिट फिश कल्चर में, वो क्या कर सकते हैं, हम केवल मॉनसून में कर सकते हैं, मानसून के मौसम में कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, हम दूसरे मौसम में इसको नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है बी कीपिंग, यानी कि अब मधुमक्खी पालन है, जिसको आप बायोलॉजी के टर्म में क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। स्टडी ऑफ बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। अब हम मधुमक्खी पालन क्यों करेंगे, टू ऑब्टेन हनी एंड वैक्स, यानी कि आपका शहद और वैक्स यानी कि मोम, एक तरीके से मोम को पैदा करने के लिए। हनी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मेडिसिनल यूज़, अब आपको पता है कि हनी क्या है, आपका एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का स्रोत है, और इसे हम कई सारी दवाइयों में भी यूज़ करते हैं, दवाई के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने क्या करते हैं, हम फैट्स को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, हनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, गर्म पानी में। वैक्स फॉर मेडिसिनल पर्पज़ एंड फॉर मेकिंग पॉलिशेज़, हम मोम का प्रयोग क्या करते हैं अपने मेडिसिनल पर्पज़ में, यानी कि अपने चिकित्सा क्षेत्र में, एंड फॉर मेकिंग पॉलिशेज़ बनाने के अंदर। अब इसमें भी क्या होती है, आपकी लोकल और इटालियन वैरायटी की मधुमक्खियाँ होती है। लोकल वैरायटीज़ के नाम है आपके, जैसे इंडियन बी होगी, भारतीय जो आपके भारत में पाई जाती है, रॉक बी है, लिटल बी है, और इटालियन वैरायटी की कुछ मधुमक्खियाँ है जो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें शहद देती है, उसको हम क्या करते हैं, इसलिए हम पालते हैं भारत के अंदर, ताकि हमें क्या मिल सके, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आपको शहद मिल सके। द बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड इज़ कन्वर्ट इनटू हनी इनटू द बी हाइव्स। जो ये बी क्या करती है, ये मधुमक्खियाँ करती है, नेक्टर यानी कि फलों का या जो आपका फूलों का रस होता है उसको ले लेती है फ्लावर्स की मदद से, और इसको शहद में कन्वर्ट कर देती है, और इसे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर स्टोर करके रखती है। बीज आर आर्टिफिशियली ग्रोन इन एपियरीज एंड हनी इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय मशीन कॉल्ड हनी एक्सट्रैक्टर। अब ये क्या कहता है, जो मधुमक्खी है, आर्टिफिशियली का मतलब होता है एक जो हमने बनाया है, वो एपियरीज के अंदर हम बनाते हैं और वहाँ से हम हनी को उत्पन्न करते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, मशीन के द्वारा हनी एक्सट्रैक्टर, इन मशीन्स को बोलते हैं।
वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स, अब ये क्या कहता है, जो शहद की क्वालिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पैस्चुरेज के ऊपर, यानी कि कैसा आपने रख रखाव किया है, कैसे मधुमक्खियों को क्या मिले, आपके फूल मिले क्या करने के लिए, शहद को बनाने के लिए, और पोलन कलेक्शन यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं आपके, जो आपके क्या करते हैं, हनी को बढ़ावा देते हैं हनी प्रोडक्शन में, टेस्ट ऑफ हनी ऑन फ्लावर्स। अब जो हनी का टेस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका फूलों के रस के ऊपर, कैसे टाइप का फूल था, अच्छे टाइप का फूल था या फिर आपका फॉरेन ब्रीड का था या इंडियन ब्रीड का था। ठीक है, ये सारा यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।